स्टार्ट है। हेलो दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके थे। अगला क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है ना। देखिए कह रहा है कि के को 3 भागों में, आप बनाइए पहले से। के को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि, देखिए के जो है ना, के को बांटा गया था, ये निश्चित मान ही है। के जो है कुछ और नहीं है, ये निश्चित में ही बोल रहा है। ये निश्चित है, बस जनरल टर्म में है कि के को ना 3 भाग में बांटे हैं। और कैसे बांटे हैं? प्रथम जो 2 भाग का योग होगा, 2 भागों का जो जोड़ होगा, वो तीसरे भाग का x बटा y गुना है। और मैंने आपको रेशियो का परिभाषा खूब बढ़िया से बताया है। इससे पहले आप 5 लेक्चर जाकर देखिए। मैंने क्या कहा था कि पहली चीज़ दूसरी चीज़ को बोलेगा कि हम तुम्हारे इतना गुना है या इतना भाग है, तो हिंट मिलता है कि आप यहाँ रेशियो लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। एक बार चाहिए तो आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। देखिए प्रथम 2 भाग, मान लीजिए कि पहला है और दूसरा, इन 2 भागों का योग कहता है कि तीसरे भाग का इतना गुना है, यानी इन दोनों के बीच में आप रेशियो लिख सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि रेशियो 2 ही के बीच संबंध बताने का कार्य करता है, एक जोड़ा हुआ रहेगा। अब कह रहा है कि कैसे लिखें, तो देखिए का या से शब्दों का जिक्र किसके साथ हुआ है? तीसरे भाग के साथ। और इसके लिए कौन सा मान होगा? हर वाला। तो तीसरा भाग यदि y होगा तो प्रथम 2 भाग कितना हो जाएंगे? x। ये आप हो गया रेशियो। और एक बार रेशियो जनरेट हो गया तो ढूंढिए प्रश्न में कोई ना कोई निश्चित मान। कह रहा है कि k को 3 भागों में बांटे हैं। किसको बांटा है? k को 3 भागों में। तो यहाँ देखिए k को कितने भागों में बांटा है? यहाँ 3 भागों में बांटा है। देखिए कौन कौन है? x प्लस y। ये x प्रथम 2 भागों का योग और एक तीसरा भाग कौन है? y। तो तीनों भागों का योग यहाँ हमारे अनुसार कितना हो गया? रेशियो में x प्लस y। जो निकालना है गुना करिए। आपसे पूछता है कि तीसरा भाग याद करें। तीसरा भाग क्या है? y। यही आपका उत्तर होगा, xy बटा x प्लस y। आप इससे पहले केवल जो 5 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं केवल वो देख लीजिएगा। यकीन मानिए बेसिक में इससे ज़्यादा पढ़ाया ही नहीं जा सकता। आप यकीन मानिए, आप तुलना कर सकते हैं, जिनसे तुलना करना कर लीजिए। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर होगा? ky बटा x प्लस वाई, C4 चाइना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आप पहले इसे बनाइए। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, बनाइए। कह रहा है कि 3600 रुपया को पी क्यू तथा आर के मध्य इस प्रकार, आर के मध्य 4:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यानी 3600 रुपया ये निश्चित वैल्यू है और इसको बांटा गया किसके बीच? पी क्यू और आर के बीच। तो सर रेशियो तो 2 ही के बीच संबंध बताने का कार्य करता है। देखो यहाँ पर क्यू नहीं होगा, क्यू प्लस आर होगा और एक अकेला पी हो गया। तो एक पी होगा और क्यू तथा आर का मतलब भी क्या होता है? क्यू तथा आर का मतलब हो जाएगा क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर। बात समझ आए? तो कह रहा है कि 3600 रुपया को पी कॉमा क्यू तथा आर के मध्य 4:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। तो बताइए कि पी का भाग क्यू तथा आर के कुल भाग से कितना गुना कम है? आप बनाइएगा, मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना है। आप इसे बनाइएगा। कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बताता हूँ, रुक जाइए, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं। देखिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ कुछ। देखिए आप हैशटैग करके ये इन्फॉर्मेशन लिख लीजिएगा। आप ये जानते हैं कि यदि आपको रेशियो दिया जाए, जब कभी भी प्रश्न में रेशियो दिया जाए और आपसे रेशियो में ही उत्तर मांगा जाए, तो आप क्या करते हैं? सीधे मान को बैठाते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें भी कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। जैसे रेशियो देकर यदि आपसे रेशियो में मान पूछे, या आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे कि परसेंटेज देकर परसेंटेज में मान पूछे, तो प्रश्न में मौजूद यदि कोई निश्चित मान है ना, तो उसका बिना यूज किए हुए आप बनाइए। क्योंकि उत्तर आपसे निश्चित में मांग ही नहीं रहा है, तो फिर निश्चित मान का उपयोग क्यों कर रहे हैं? यही चीज़ें मैं आपको पहले लिखा देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि यदि निश्चित मान का यूज करके अभी जो प्रश्न दिया हूँ, अगर इसे आप बनाइएगा तो देखिए कितना लंबा समय लगेगा, और बिना निश्चित मान का यूज किए बनाइएगा तो देखिए कितना जल्दी बनेगा। क्योंकि उत्तर आपसे मांगा है किस में? रेशियो में ही।
यदि अगर आपसे उत्तर रेशियो में मांगा है तो फिर इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं। तो देखिए आप हैशटैग में एक नोट लिख लीजिएगा। नोट यही है कि जब कभी भी मैं देखिए ये पूरी बातें यहीं पर लिखवा देता हूँ, रेशियो या परसेंटेज, आने वाला टाइम में परसेंटेज पढ़ते हैं हम लोग, उसमें भी यही बातें हैं कि जब कभी भी रेशियो या परसेंटेज देकर कॉमा रेशियो या परसेंटेज का ही मान पूछे तो प्रश्न में मौजूद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ध्यान रखिएगा जल्दी अगर बनाना है तो। मैंने कहा जब कभी भी रेशियो या परसेंटेज देकर रेशियो या परसेंटेज का ही मान पूछे तो प्रश्न में मौजूद निश्चित मान का प्रयोग ना करें। प्रयोग करिएगा तो भी उत्तर आएगा, लेकिन थोड़ा सा समय लेगा। निश्चित मान का प्रयोग नहीं करें, इसे आप लिख लीजिएगा। मैंने कहा जब कभी भी रेशियो या परसेंटेज देकर रेशियो या परसेंटेज का ही मान पूछे, यानी अनिश्चित में वैल्यू देकर अनिश्चित का ही आपसे मान पूछे, तो प्रश्न में मौजूद जो निश्चित मान है ना उसका उपयोग नहीं करें। आप डायरेक्ट रेशियो से ही हेल्प से बना लीजिए या परसेंटेज का ही डाटा का उपयोग करके बनाइए, ये निश्चित मान का कोई काम नहीं है। उदाहरण से समझाइए सर। देखिए उदाहरण से पहले देखिए मैं आपको कुछ समझा देता हूँ, कुछ और बातें। देखिए हैशटैग करके ये बातें लिख लीजिएगा, ये बड़ी काम का है जो बातें मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। अगर कहीं सेंटेंस में आप देखिएगा कि अगर लिखा हुआ आपको मिले, अगर किसी सेंटेंस में आपको ये लिखा हुआ मिले, अगर किसी सेंटेंस में आपको ये 2-3 बातें लिखा हुआ मिले, देखिए अगर ये बोलता है कि x, y का कितना गुना है, समझिए मेरी बात, x, y का कितना गुना है, x, y का कितना गुना है, यदि यह किसी सेंटेंस में लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब जानते हैं क्या है? अरे बोलिए। इस पूरी सेंटेंस का मतलब ये है, देखिए काया से किसके साथ लगा है? y के साथ, तो नीचे हो जाएगा y। तुलना किसके साथ होता है? जिस राशि के साथ काया से शब्दों का जिक्र हो। इंग्लिश में इस ऑफ, देन, फ्रॉम, टू के बाद जो लिखा हुआ सेंटेंस होगा ना, इंग्लिश के में अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ऑफ, देन, फ्रॉम, टू के बाद लिखा हुआ जो सेंटेंस होगा वो बेस का काम करता है, यानी आधार का काम करता है। और हिंदी में तो ये मैं बता ही चुका हूँ कि जिसके साथ का या शेष शब्दों का जिक्र हो उसे नीचे आधार में लिखिएगा और जो बचा उसको ऊपर लिखिएगा। तो कह रहा कि x y का, तो y नीचे हो गया, x ऊपर हो गया, तो x y का कितना गुना है? तो आंसर हो जाएगा x बटा y गुना। मतलब सर, मतलब है कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा सेंटेंस है ना, इस पूरे का मतलब इतना हुआ x बटा y गुना। बात समझ में आई? कि अगर कहीं ये लिखा हुआ है कि x y का कितना गुना है, इसका मतलब हो गया x बटा y गुना। हाँ, अगर यहाँ ये भी लिखा होगा गुना बोल दे या भाग बोल दे, भाग भी बोलेगा तो भी चल जाएगा। बोलेगा कि x, y का कितना गुना है या कितना भाग है, दोनों का मतलब यही है, x बटा y गुना होगा या x बटा y भाग होगा। तो यदि अगर कभी भी इतना बड़ा सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिले तो उसको सीधा सीधी यही है, उसका आंसर है यही, x बटा y। अब x और y का अगर मान पता रहेगा तो सीधे सीधे बैठा दीजिएगा और अच्छे से क्लियर होगा। बस अभी आप लिखते चाहिए। दूसरा देखिए, 3-4 स्टेटमेंट है, इससे ज़्यादा यूज ही नहीं होगा। दूसरा, अगर आपको बोलता है कि x, y से कितना गुना अधिक
या आपको बोलेगा कि कितना गुना कम है, जो बोले, दोनों में जिस शब्द का जिक्र हो उससे मतलब नहीं। यदि आपको अगर आपको ये बोलता है कि x, y से कितना गुना अधिक या कम है, तो इसका क्या मतलब है? इस पूरे सेंटेंस का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। का या से शब्द किसके साथ लगा है? y के साथ लगा है ना, तो y को बस नीचे ले लीजिए। और ये देखिए, गुना या भाग का मतलब क्या होता है? रेशियो। लेकिन मैंने साथ ही साथ ये भी आपको बताया हूं कि जहां अधिक या कम शब्द का जिक्र हो, इसका मतलब क्या होता है? अंतर। लास्ट लेक्चर आप देखिए अपना, अधिक या कम शब्द का मतलब क्या होता है? अंतर। तो आपसे बोल रहा है कि एक्स वाई से कितना गुना अधिक या कम है, एक्स वाई से कितना गुना अधिक या कम है, और अधिक या कम का मतलब क्या होता है? अंतर। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का अंतर यहाँ ले लेना है, यानी एक्स वाई का अंतर ऊपर लिख लीजिए बस। मैंने x माइनस वाई या y माइनस एक्स इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता नहीं इनमें से बड़ा कौन है, तो सीधा सीधे मैंने लिख दिया कि इन दोनों का अंतर ऊपर ले लीजिएगा और तुलना किससे होगा? जिसके साथ का या से लगा रहे। तो ये x, y का अंतर ऊपर ले लीजिएगा और तुलना किससे होगा? जिसके साथ का या से लगा रहे, यानी y से। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो ये पूरा सेंटेंस है ना कि x y से कितना गुना अधिक या कम है, तो इसका मतलब हो गया कि अंतर ऊपर लीजिए और तुलना किससे करिए? y। अब इसी को कह दीजिए इतना गुना, यही आपका उत्तर होगा। समझ में आया? अगर कहीं लिखा हुआ है कि x, y से कितना गुना अधिक या कम है, तो अधिक या कम का शब्द का मतलब क्या होता है? अंतर। तो इन दोनों का बस आप अंतर ले लीजिए। मैं x माइनस वाई या y माइनस एक्स इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इनमें बड़ा कौन है मुझे नहीं पता, तो मैंने कहा कि आप अंतर लिख लीजिए और तुलना कर दीजिए y से। यही आपका रिजल्ट हो गया, x, y का अंतर बटा y गुना। अब जैसे x और y का वैल्यू पता रहेगा, सीधा सीधे आप अंतर निकालिएगा, काम आपका हो जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, ये सब बहुत काम आते हैं, बेसिक बेसिक चीजें हैं। तीसरा कहता है, यदि आपसे बोलेगा कैसे x, y से, या बोलेगा कि x, y का कितना प्रतिशत है, x, y का कितना प्रतिशत है। हालांकि मैं जब आपको परसेंटेज बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि तीन ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये जो परसेंटेज है ना, ये किसी संख्या के साथ लगा हुआ हो, तब कैसे सॉल्व करते हैं? परसेंटेज को हटाइए, नीचे 100 से भाग लगाइए। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी परसेंटेज या व्हाट परसेंटेज, या कितना प्रतिशत इस शब्द का जिक्र हो, तो उसमें क्या करते हैं? वही चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ। यदि प्रतिशत का चिन्ह किसी एक सेंटेंस के साथ लगा हुआ हो जिसका नाम है कितना प्रतिशत, तो क्या करते हैं? बड़ी सिंपल है, यहाँ भी वही बेस निकालते हैं, आधार। तो का या से किसके साथ लगा है? y के साथ, उसको नीचे लिख दीजिए। ठीक। अब किसके बारे में बोल रहा है? x के बारे में, उसको ऊपर लिख दीजिए। तुलना हमेशा जिसके साथ का या से शब्द का जिक्र हो वो नीचे होता है। और वही इंग्लिश में अगर क्वेश्चन बोलिएगा, पढ़िएगा, तो वहाँ लिखा रहेगा ऑफ, देन, फ्रॉम, टू के बाद जो लिखा हुआ सेंटेंस है वो बेस का काम करता है। इसी को बेस कहते हैं, बेस यानी आधार। समझिए। तो x, y का कितना प्रतिशत है, तो y नीचे हो गया, x हो गया ऊपर। अब इसको बोल रहा है कि प्रतिशत में बताइए कितना है। तो मेरे बच्चे एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलना हो 100 से गुना करिएगा, ब्रैकेट दीजिएगा और प्रतिशत का चिन्ह लगाइएगा। मतलब मान लीजिए कि अविनाश को प्रतिशत में बदलना है कि अविनाश कितना प्रतिशत है, तो कुछ नहीं करना है, अविनाश को लिखिए और किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करिए, ब्रैकेट दीजिए और प्रतिशत का चिन्ह दीजिए। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा यही बताएगा कि इतना प्रतिशत होगा। आपसे बोला कि x बटा वाई, एक्स वाई का कितना परसेंट है, यानी x बटा वाई। एक्स वाई का मतलब ही हो गया x बटा वाई। और कितना प्रतिशत है, तो किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलना है 100 से गुना करिए, ब्रैकेट दीजिए और प्रतिशत का चिन्ह लगाइए, यही आपका उत्तर होगा। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके, एक मिनट यार, देखिए मैं इसको और अच्छे से आपको लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा कचड़ा ना हो। देखिए ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है ना, इसका मतलब ये है, ये मैं बताना चाह रहा था। नेक्स्ट एक लास्ट यूज होगा, आपसे बोलेगा x,
y से कितना प्रतिशत अधिक, या बोल देगा कितना प्रतिशत कम है। मोर परसेंट, लेस परसेंट, इंक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट, कुछ भी बोले, बहुत सिंपल है। तुलना हमेशा किससे होगा? आधार से। और आधार कौन होता है? जिसके साथ का या से लगा रहे, तो नीचे y हो जाएगा। इतनी बात समझ में? अब कह रहा कितना प्रतिशत, ये तो प्रतिशत में निकालना ही है, लेकिन देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है, अधिक या कम। और अधिक या कम का शब्द का मतलब क्या होता है? पिछले क्लास में बताया था कि अधिक या कम शब्द का अर्थ होता है अंतर। तो अब बस इन दोनों का आप अंतर निकाल लीजिए, यही होगा। और चूंकि प्रतिशत में बदलना है तो गुने 100 ब्रैकेट प्रतिशत का चिन्ह, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे लाइन का अर्थ यही है। यदि कहीं लिखा हुआ है कि x, y से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अधिक या कम का शब्द का मतलब हुआ अंतर। तो आप इन दोनों का अंतर लीजिए और तुलना किससे करिएगा? जिसमें का या से लगा रहे, यानी y से। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सवाल में। अगर ये सारी बातें आप समझ गए या लिख लिए तो देखिए इसका कितना बेनिफिशियल आपको मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी काम का चीज़ है, क्योंकि अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये सब तो लिख चुके हैं आप, मिटा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए। पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3600 रुपया को पी, क्यू तथा आर के मध्य कैसे बांटा गया है? पी, क्यू और आर के मध्य 4:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक है, तो बताइए कि पी का भाग, समझिए, पी का भाग क्यू तथा आर के कुल भाग से, का या से किसके साथ लगा है? क्यू तथा आर के कुल भाग से। क्या पूछ रहा है? कितना गुना कम है। क्या पूछ रहा है आपसे? कितना गुना कम है। तो देखिए मैंने आपको बताया ना कि यदि आपको रेशियो दिया जाए, जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया है? रेशियो दिया है। और दरअसल जो पूछ भी रहा है ना वो भी रेशियो ही है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अभी तो मैंने आपको बताया, आपसे बोल रहा है कि पी का भाग, तो पी का भाग यानी ऊपर हो गया पी, क्यू तथा आर के कुल भाग से, तो का या से किसके साथ लगा है? क्यू तथा आर के कुल भाग से, क्यू तथा आर के कुल भाग से कितना गुना कम है। और अधिक या कम का मतलब क्या होता है? अंतर। तो ये ऊपर में आप पी और क्यू प्लस आर का क्या ले लीजिएगा? अंतर। बस इतना ही तो समझना था दोस्त। दरअसल ये रिजल्ट जो है इतना ही होगा कि इतने गुना कम होगा। सर नहीं समझे, एक बार फिर से समझाता हूं। देखिए आपसे बोल रहा है कि 3600 रुपया को पी, क्यू तथा आर के बीच बांटा गया है। ठीक है, अनुपात दिया है कि 4 रुपया रेशियो में, क्यू को 5 रुपया और आर को 7 रुपया दिया है। ठीक, आगे जो पूछता है वो ये है कि पी का भाग क्यू तथा आर के कुल भाग से कितना गुना कम है। तो मैंने कहा कि कितना गुना अधिक है। अधिक या कम का शब्द का अर्थ क्या होता है? अंतर। और किन के बीच अंतर? यही जो दो राशि हैं, एक पी है और एक क्यू तथा आर, मतलब क्यू प्लस आर, इनके बीच में, यही दो राशियों के बीच में संबंध पूछ रहा है। तो इन दोनों का अंतर बता दीजिए ऊपर, और तुलना किससे हो जाएगा? काया से किसके साथ लगा है? क्यू तथा आर के साथ, इससे तुलना होगा। बस इतना ही गुना सर कम होगा। तो आप जरा ध्यान से देखिए, रेशियो दिया हुआ है कि नहीं आपके पास? अरे बोलिए, रेशियो दिया है ना? और पूछ क्या रहा है? यही आपसे पूछ रहा है, पूछ यही रहा है, ये भी रेशियो ही है। तो रेशियो देकर रेशियो पूछ रहा है, तो प्रश्न में जो मौजूद जो निश्चित मान है, यानी ये जो 3600 है ना, इसका कोई काम नहीं है। अगर आप इसको यूज करके बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपना समय बर्बाद करते हैं। कोई यूज मत करिए। अगर रेशियो दे रहा है और रेशियो में ही उत्तर मांग रहा है, अगर आपको निश्चित मान दिया हुआ रहता
और निश्चित में ही उत्तर मांगता तो कुछ समझ भी आता क्योंकि उसको यूज करते। लेकिन जब मान अनिश्चित दिया हुआ है और अनिश्चित में ही उत्तर मांग रहा है तो फिर निश्चित मान का क्या यूज करें, कोई यूज करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सा हो गया कि अंतर निकालिए। किसका अंतर? Q तथा R का। तो Q तथा R मतलब Q प्लस R कितना हो जाएगा? रेशियो में 12 और P कितना है? 4। इन दोनों का अंतर, और अंतर मैं बता चुका हूँ, सेम डायरेक्शन में घटाकर और अपोजिट डायरेक्शन में जोड़कर। तो अंतर कितना आ जाएगा? 8। 12 में से 4 गया 8। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि P का भाग Q तथा R के कुल भाग से कितना गुना कम है। तो ऊपर लिख लीजिए अंतर, और किसके भाग से? Q तथा R, और Q तथा के R का कुल भाग कितना है? Q तथा R का कुल भाग कितना है? 12। बस इतने गुना कम होगा, यही हो गया आंसर। अब इसको काट दीजिए। 4 दूनी 8, 4 3 12। एक दो बार इसे आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3 गुना होगा। आप बहुत सारे बच्चे जानते हैं इसे कैसे बनाए होंगे, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे देखिए इसको क्या किए होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे किए होंगे कि सर देखिए 3600 रुपया है और 3600 रुपया को PQR के बीच में बांटा गया किस अनुपात में? 4:5:7 के अनुपात में। तो टोटल 3600 रुपया है। यहाँ टोटल कितना रुपया है? कहिएगा कि 7 5 12 और 4 16। जो निकालना है गुना करिए। कहिएगा P का कितना हिस्सा होगा? तो 4 से गुना करोगे। Q का कितना हिस्सा होता तो 5 से गुना करते। C का कितना हिस्सा होगा तो 7 से गुना होगा। ये सब बातें आपको आराम से समझ में आ रही होगी ना अब, क्योंकि आपने इससे पहले का 4-5 लेक्चर आप देख चुके हैं। अब यहाँ से आपका P का हिस्सा निकल जाएगा, यहाँ से आपका Q का हिस्सा निकल जाएगा, और यहाँ से आपका R का भी हिस्सा निकल जाएगा। और फिर जैसे कह रहा है सवाल आप वैसे करिए। तो काफ़ी लेंदी हो जाता है और इतना टाइम है नहीं। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि जब कभी भी आपको रेशियो देकर रेशियो ही पूछा जाए या परसेंटेज देकर आपको परसेंटेज ही पूछा जाए तो सीधा सीधी वैल्यू बैठा दीजिए रेशियो वाला ही या परसेंटेज वाला ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आज बेसिक समाप्त हो जाएगा इस लेक्चर में। लेक्चर आपका जो 6 है इसमें आपका बेसिक समाप्त हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि एक छात्र ने एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन पढ़ा तथा शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा तथा 30 पृष्ठ शेष रहे, तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं? यही क्वेश्चन है। देखिए धीरे धीरे आप, चूंकि परसेंटेज आप पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूं। एक सेंटेंस है जो मैं अक्सर हमेशा यूज करता हूं जब मैं आपको अगर परसेंटेज पढ़ाया तो देखिएगा, मैं एक सेंटेंस यूज करता हूं कि जब कहीं भी अगर आपको भिन्न दिया जाए ना, देखिए कहीं भी आपको अगर परसेंटेज बोले या भिन्न बोले, कोई भी भिन्न, फ्रैक्शन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो भिन्न या प्रतिशत जो है ना हमेशा एक बात बोलती है। हमेशा ये बोलेगा कि हम किसी न किसी के होते हैं। ये अकेले नहीं आएगा, ये जब भी रहेगा ना तो कुछ ना कुछ बोलेगा, हम किसी न किसी के होते हैं, हम किसी न किसी के होते हैं। बात समझिए, हम किसी न किसी के होते हैं, ये बात हमेशा बोलती है कौन? परसेंटेज और भिन्न। जैसे मैं आपको समझाता हूं एक उदाहरण से। मान लीजिए एक गांव की जनसंख्या है, मान लीजिए 1000। किसी गांव में 1000 निवासी हैं, 1000 लोग किसी गांव के निवासी हैं, और मैं उसमें बोलता हूं कि 50% लोग, अब यही चीज़ें मैं जब आपको भिन्न परसेंटेज पढ़ाऊंगा ना तो 50% को आप लिख सकते हैं 1/2 भिन्न में भी। तो चाहे जो बोले, 1000 लोग हैं, अगर बोलता है कि 50% लोग या 1/2 लोग उस गांव में बुद्धिमान हैं, 1/2 लोग उस गांव में बुद्धिमान हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग बुद्धिमान हैं? तो आप कहिएगा कि सर अभी तो आप बताएं 1/2 लोग बुद्धिमान हैं। अरे भाई ये भिन्न में है,
यानी रेशियो में है। अब अगर आप तो ये भी बोल सकते हैं कि उत्तर 50% लोग बुद्धिमान है, ये भी उत्तर जो है किस में है, रेशियो में है। परसेंटेज, रेशियो, ये सब ना अनिश्चित मान होता है, निश्चित नहीं होता है। आपको निश्चित में बताना है कि कितने लोग हैं बुद्धिमान। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप केवल इतना पूछिए अपने आप से, समझिए बात को, क्योंकि जब परसेंटेज पढ़ेंगे ना तो खूब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जो बातें बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि परसेंटेज हो या भिन्न हो, ये हमेशा बोलता है कि हम किसी न किसी को होते हैं। आप चाहे कितना भी बड़ा सवाल पढ़ रहे हो, जहाँ अगर परसेंटेज का डाटा हो ना, अपने मन से केवल पूछिए ये परसेंटेज किसका है परसेंटेज। तो जैसे ही बोलिएगा ना कि किसका प्रतिशत, तो कुछ ना कुछ दिमाग काम करने लगता है। जैसे देखिए ये 50% बोला, या यही चीज़ अगर भिन्न में बोलता है 1/2, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो भिन्न भी बोलता है कि हम किसी न किसी को होते हैं, परसेंटेज भी बोलता है हम किसी न किसी के होते हैं। तो 50% अगर आप अपने मन में पूछते हैं किसका, ये जैसे सवाल अपने मन में करिए ना, देखिए बहुत सारे बड़े बड़े सवाल सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ही आपने पूछा कि 1000 लोग किसी गांव के निवासी हैं और उसमें 50% लोग बुद्धिमान हैं, तो आपसे आप अपने मन से बोलिए कि ये जो 50% डाटा दिया है या जो 1/2 डाटा दिया है किसका है। तो सर जो ये टोटल जनसंख्या है ना उसका है, इसका 1/2 निकाल दीजिए या ये 50% निकाल दीजिए। तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कितना आया 500, ये रिजल्ट कितना आया 500। तो सवाल उठता है कि ये 500 क्या है। तो जब भी आप परसेंटेज सॉल्व करते हैं ना, 1000 का 50% या 1000 का 1/2 भिन्न में, तो जो रिजल्ट आता है, जो इस परसेंटेज या भिन्न के बगल में लिखा हुआ डाटा है ना, वही आता है। नहीं समझा? 50% जहां लिखा होगा तो बोलोगे ना अपने आप से किसका 50%, तो कहोगे कि 1000 का 50%। तो 1000 का 50% यानी 1000 का 1/2, ये जो रिजल्ट आएगा वो क्या बोलता है, जो इसके बगल में लिखा हुआ है वो बोलता है। यानी इस गांव में 500 लोग क्या हैं, बुद्धिमान हैं। अगर ये बहुत छोटी सी बात आपको समझ में आई है, तब आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं मिलेंगी। इसी के हेल्प से जानते हैं, इसी के हेल्प से आप छूट वगैरह भी निकालते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहता हूँ, एक और छोटा सा उदाहरण आपको समझा देता हूँ, फिर हम अपने क्वेश्चन में आएंगे। मान लीजिए कोई कलम है और उसकी जो MRP है, बाद में मैं बताऊंगा, यही मार्केट प्राइस हो जाता है, यानी इसी को अंकित मूल्य कहते हैं। अभी मत जाइए शब्दों में, क्योंकि मैं आपको पढ़ाया नहीं हो, तो केवल आप जानिए कि जो मार्केट में जो कलम है ना, अगर इस पे जो MRP लिखा है उसको ही अंकित मूल्य कहते हैं। मान लीजिए 100 रुपया है, आप दुकानदार के पास गए, बोले कि भैया इसे छूट, कुछ डिस्काउंट वगैरह दीजिए, कुछ छूट दीजिए इस पे। तो अगर आप दुकानदार को 100 रुपया ही देकर आप ले लेते हैं सामान, तो कितना वो छूट दिया, 0%, कोई छूट छाट नहीं दिया। 100 रुपया का था, 100 रुपया ले लिया। लेकिन यदि दुकानदार कहता है कि नहीं, ये काम करते हैं सर, हम 10% आपको छूट देते हैं। मैं फिलहाल आपको बता देता हूँ, छूट जो होता है वो अंकित मूल्य पर ही निकलता है। जो MRP होती है ना, इस पे लिखा हुआ, किसी भी सामान पर जो MRP लिखा रहता है उसी पर छूट निकलता है। तो सर 100 रुपया का देखिए, तो अब बताइए कि आप दुकानदार को कितना दीजिएगा, आप दुकानदार को कितना दीजिएगा। अगर कोई कलम है जिसका अंकित मूल्य 100 रुपया, उस पर MRP लिखा हुआ 100 रुपया और 10% छूट है, तो आप दुकानदार को कितना दीजिएगा। तो कहिएगा कि सर देखिए, हम इसे 2 तरीके से सोच सकते हैं। वो 2 तरीका क्या है, एक काम करिए, जैसे हम ये पूछते हैं कि ये 10% है, ये जो छूट है 10% छूट, केवल आप ये पूछिए कि किसका है 10%, क्योंकि परसेंटेज किसी न किसी का होता है, वो अकेले नहीं होगा। जब भी होगा ना तो किसी न किसी का होगा, कुछ ना कुछ बोलेगा। तो 10% किसका, आप पूछिए अपने मन से, 10% किसका। तो कहिएगा कि जो 100 रुपया अंकित मूल्य है ना, क्योंकि छूट की कैलकुलेशन अंकित मूल्य पर होता है, लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पर होता है, और छूट की गणना अंकित मूल्य पर होता है। जब पढ़ाएंगे तो ये समझेंगे। फिलहाल आप समझिए कि हमने निकाल दिया 100 का 10%, 10% मतलब 10, अब परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100। अगर आपको नहीं पता तो इतना समझ लीजिए कि परसेंटेज मतलब होता है 1/100। तो ये 10 और परसेंटेज हटा दिए नीचे 100, 100 से 100 गया तो कितना आया 10। अब सवाल उठता है कि ये 10 क्या बता रहा है। 100 रुपये का 10% निकाला तो आया 10, ये क्या बता रहा है, जो परसेंटेज के बगल में लिखा होगा वो बता रहा है, यानी छूट।
तो 10 रुपया आपको छूट हो गया, तो 10 रुपया छूट होगा, इसलिए दुकानदार को कितना दीजिएगा, 100 रुपया का सामान है और में 10 रुपया छूट हुआ, तो दुकानदार को आप कितना दीजिएगा, 10 कम करके दीजिएगा, यानी 90 रुपया दीजिएगा। बात समझ में आए? तो यहाँ भी मैं ये बताना चाहता था कि लॉजिक यही है, आप कहीं भी परसेंटेज अगर लिखा हुआ है ना, केवल आप उससे ये पूछिए तुम किसका है, किसका 10%, तो दिमाग काम आएगा कि जो डाटा दिया उसका 10% निकालते हैं, तो उसका 10% निकालिएगा, तो बगल में परसेंटेज के बगल में जो लिखा रहेगा ना वो रिजल्ट बताता है। तो 100 रुपये का 10% निकालिएगा तो कितना आया, 10 आया, बगल में क्या लिखा था, छूट, यानी 10 रुपये छूट हो गया। छूट का मतलब कमी, तो 10 रुपया कम करके सामान की कीमत कितना हो गया, 90 रुपया। अब इसी चीज़ को ना आप जब परसेंटेज पढ़िएगा और थोड़ा स्मार्ट बनिएगा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये सबसे बेसिक तरीका होता है जिसमें ये क्लियर होता है कि भाई परसेंटेज ये बोलता है कि हम किसी न किसी के होते हैं, और अगर ये लॉजिक पता है तब आराम से निकालते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि देखिए परसेंटेज जो है ना ये अपने आप में ही 100 होता है। मतलब सर परसेंटेज एक ऐसा सेंटेंस है या परसेंटेज एक ऐसी चीज़ है जब भी ये तुलना के लिए इस्तेमाल होता है। परसेंटेज कैसे तुलना, जैसे मेरे पास 100 किताब है, मैंने तुम्हें 20 किताब दिया, तो मैं परसेंटेज में कह सकता हूँ कि मैंने तुम्हें 20% अपनी किताबें दे दी। तो जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तो ये समझ में आएगा। फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ कि यदि कहीं लिखा हुआ है 10% छूट या आप कहिएगा कि 10% कमी, इसका मतलब हो जाता है 90%। ये पूरे सेंटेंस का मतलब है। अगर कहीं लिखा हुआ 10% अधिक, इसका मतलब होगा 100 से 10 ज़्यादा, यानी 110%। अगर कहीं लिखा हुआ 20% कम तो कितना, हाँ 80%। अगर कहीं लिखा हुआ 30% कम तो 70%। वही चीज़ है, तो 90% हुआ। तो 90% किसका, जो वैल्यू है 100 का 90%। 100 का 90% निकाल दीजिए, सीधा सीधी एक ही बार में रिजल्ट आ जाएगा 90 रुपया, यानी वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, 90 रुपया। यदि 10% छूट दिया जाता है तो सर परसेंटेज क्यों पढ़ाने लगे, अभी मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए ये चीज़ें अब थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर होगा अगर फील करना है तो। मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए फिर से। क्वेश्चन बोलता है कि एक छात्र ने एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन पढ़ा। कितना पढ़ा, 3/8 भाग। भिन्न में है ना, और भिन्न क्या बोलता है, हम किसी न किसी के होते हैं। तो कह रहा है कि पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ा, तो पुस्तक में कितना पेज है ये आपको पता है, नहीं पता है। अगर मान लीजिए कि पुस्तक में 100 पेज होता है और मैं कहा कि पहले दिन मैं उसका आधा भाग पढ़ गया, तो 100 पेज का आधा यानी 1/2, तो कितना आया, भिन्न किसी न किसी का होगा ना, तो 100 का आधा निकालो तो क्या आएगा 50, यानी 50 पेज हम पढ़ गए। यही चीज़ ये है, कह रहा कि पहले दिन उसका 3/8 भाग पढ़ गया, ठीक है। जो बचा शेष का कहता है कि 4/5 भाग, शेष का 4/5 भाग क्या कहता है, दूसरे दिन पढ़ा। अब जो पन्ना बचा आपकी किताब में, पहले दिन तो जितना पेज था, मुझे नहीं पता कितना पेज है, लेकिन उस, आप समझ रहे हैं ना, जैसे कॉपी है, जैसे एक मैं किताब दिखाता हूँ, जैसे एक किताब है, इस किताब में बहुत सारे पेज हैं। तब कह रहा है कि ये जो पेज हैं, इसमें जितना भी पेज है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका 3/8 भाग पहले दिन पढ़ा। अब जो बचा उसका कहता है कि 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा, उसका 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा। और उसके बाद भी कहता है कि तब भी इस पेज कितना बच जाता है, 30 पेज बच जाते हैं। तब भी कितने पेज बच जाते हैं, 30 पेज बच जाते हैं। तो अब अपने दिमाग में सोचिए कि भिन्न किसी न किसी का होता है। पहले दिन कितना पढ़ा सर, कुल पेज का 3/8 भाग, और कुल पेज आपको पता है नहीं है, तो कुल पेज नहीं पता है, तब अब आपको मानने की बारी आई। और याद करिएगा पिछला ही लेक्चर में शायद मैंने आपको बता चुका हूँ कि जब कभी भी मानना हो तो हरों का एलसीएम मान लीजिए। इसीलिए माना कुल पेज, पेज मतलब पृष्ठ, मान लीजिए कुल पेज कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 और 5 40, 8 और 5 कैल्शियम कितना होगा 40। मान लीजिए आप 100 भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं।
हम 40 इसलिए मान रहे क्योंकि इससे आराम से कट जाएगा। तो अगर आप मान लेते हैं कि कुल पेज 40 है तो पहले दिन कितना पढ़ा ये बताइए। तो कहिएगा ना कि पहले दिन 3/8 भाग पढ़ा, तो ये भिन्न है ना, 3/8 भाग पढ़ा किसका, टोटल पेज का। तो 40 का 3/8, तो 8 से 40 गया 5 मरते, 5 दिया 15, यानी पहले दिन पढ़ा 15 पेज। सर दूसरे दिन कितना पढ़ा, कहता है कि जो बचा है ना पेज उसका पढ़ा है 4/5। तो सर टोटल पेज था 40, उसमें से 15 चला गया तो बचा कितना, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 3 में से गया 2, बचा कितना 25 पेज। कह रहा है कि इस 25 का 4/5 दूसरे दिन पढ़ा, इसीलिए हमने ऐसा माना था। अगर इसका एलसीएम नहीं मानते ना तो आराम से कटवे नहीं करता। तो 50/25 यानी दूसरे दिन कितना पेज पढ़ेगा, 20 पेज पढ़ेगा। अब भी कितना पेज बचा, कितना पेज बचा सर, रेशियो में टोटल पेज हम माने थे 40, 20 और 15 यानी 35 पेज पढ़ चुके, तो बचा कितना 5। सर ये जो लिखे हैं ये क्या है, चूंकि हमने ये माना है, देखिए ध्यान से, ये हमने क्या किया है, कुल पेज माना है, और मानी गई हर चीज निश्चित नहीं होती है, क्योंकि मैं कुछ और मानूंगा आप कुछ और मानेंगे, तो मानी गई चीज निश्चित नहीं होती है, इसी को तो रेशियो कहते हैं। यही क्या है, रेशियो है। ये हमने अपनी बातें जो है ना मान कर लिखा है, और ये जो बूंदा जो डॉट दिखा रहा है, ये डॉट बता रहा है कि ये मानी गई चीजें हैं, निश्चित नहीं है। तो बोल रहा है कि बताइए कुल कितने पेज हैं, तो आप बोलिएगा कि कुल कितने पेज हैं, तो कहिएगा कि 40 पेज है। अरे वो तो मानी गई चीज है ना, रेशियो में 40 है, एक्चुअल में कितना होगा, तो प्रश्न में कोई ना कोई निश्चित मान ढूंढिए। रेशियो तो जन्म हो चुका, अब सवाल में कोई ना कोई निश्चित मान ढूंढिए। इसका देखिए, ये जिन बच्चे को बेसिक कैलकुलेशन में दिक्कत है वो साइड में लिख लेंगे। समझिए, कह रहा है कि शेष 30 पेज, ये जो 30 पेज बोल रहा है कि शेष बचा हुआ पेज कितना था 30 है, ये क्या है, निश्चित है या रेशियो है। सवाल में क्या कह रहा है कि बचा हुआ पेज कितना है 30, ये निश्चित है। रेशियो में बताइए बचा हुआ पेज कितना था 5, जो निकालना है गुना करिए। बोलता है कि बताइए पुस्तक में कुल कितने पेज थे, कितना पेज माना था 40। सर ज़रा रुकिए, तो यहाँ पर ये जो मशीन है ना, इस मशीन में ऊपर एक निश्चित मान होता है, नीचे रेशियो होता है, गुना भी रेशियो से होता है, तो ये भी तो रेशियो ही है, और मानी गई चीज़ ये भी क्या है, रेशियो ही है। एक्चुअल में आपका कितना होगा अभी आंसर आ जाएगा, 5 40 8 24 240, यानी आपका कुल पेज जानते कितना होगा 240। अगर ऑप्शन था तो ना आप ऑप्शन से भी बना सकते थे। जैसे देखिए कह रहा कि पुस्तक में कुल कितने पेज हैं, तो रेशियो में हमने माना है कितना, इससे कटने वाला यानी 40 पेज हमने माना है। तो हमारा जो एक्चुअल आंसर होगा, हमारा जो एक्चुअल आंसर होगा वो क्या होगा, या तो 40 होगा, हमने जो माना है, या तो उतना ही पेज होगा, या इसका गुने 2 कर दीजिएगा तो या तो 80 पेज होगा, या गुने 3 कर दीजिएगा तो 120 पेज होगा, यानी जो भी होगा 40 के गुणज में होगा। अब देख लीजिए ऑप्शन में कौन से 40 के गुणज वाले होंगे, बात समझ में आया, तो उससे भी बन जाता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है, सीखिए पहले, क्योंकि उसमें डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन बहुत सारे 3-4 ऑप्शन 40 से कटने वाले होंगे ना, तो फिर दिक्कत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बनाइए, ये भी शानदार क्वेश्चन है। बेसिक जो है ना, रेशियो में जो बेसिक पोर्शन होता है वो अपने चरम सीमा पर है, इससे ज़्यादा बेसिक क्या पढ़िएगा, खत्म ही होने वाला है। देखिए जल्दी बनाइए इसे, उम्मीद है आपने बनाया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए पहले से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, समझिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है कि एक जो व्यक्ति हैं अपने आधी संपत्ति को अपनी पत्नी को दिया है। अब देखिए आधी संपत्ति को दिया है, यानी 1/2 भाग दिया है, तो तुरंत पूछोगे ना कि 1/2 भाग किसका, तो कहोगे कि जो कुल संपत्ति होगा ना उसका आधा दे दिया अपनी पत्नी को। तो भैया कुल संपत्ति आपको पता है,
नहीं पता है तो यानी मानना पड़ेगा। तो देखिए कैसे मानिएगा, सारा भिन्न को एक जगह लिख लीजिए क्योंकि उसी से काटना है ना, और हरों का एलसीएम मान लीजिए। इससे क्या होगा, आपको सहूलियत होगी। टेंशन नहीं लीजिए, इस पोर्शन पे बहुत सारे सवालें हैं आगे भी, ये मानने वाली चीज़ है। जब भी हम मानते हैं तो जितना भी भिन्न आपको सवाल में बोलेगा सबको एक जगह लिख लीजिए और सबका हरों का एलसीएम मान लीजिए। क्यों? क्योंकि जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसी हर वाला जो टर्म है, अंश और हर होता है ना, तो नीचे वाला जो हर वाला टर्म है उसी से तो काटना है, तो उसी का लघुत्तम मान लीजिए जिससे काटने में सहूलियत हो। कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आधी संपत्ति को अपनी पत्नी को, अब टोटल तो हमें पता नहीं कितना संपत्ति है, लेकिन उसका बोलता है कि आधा बोला है अपनी पत्नी को, तो 1/2 लिख लीजिए। फिर उसके बाद तो बता कि जो बच गया ना उसका 2/3 भाग अपने 3 बेटा को बराबर बराबर तथा शेष अपने 4 पुत्री को बराबर बराबर दिया। शेष जो बचा वो किसको दिया, अपने 4 पुत्री को बराबर बराबर दिया। अब देखिए यही 2 तरह का भिन्न आपके सवाल में जिक्र हुए हैं, और आपने जैसे ही पूछा कि 1/2 किसका, तो आपका आंसर ये मिल गया कि कुल संपत्ति का, और कुल संपत्ति आपको पता है नहीं, यानी आपको मानना पड़ेगा। तो आप मानिए कुल संपत्ति, क्या मानिएगा, जब भी कुछ मानना है तो हरों का एलसीएम मानिए ना, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना मानिएगा, 2 और 3 का लघुत्तम। यानी मान लीजिए कि उस व्यक्ति के पास रेशियो में कितना रुपया है, 6 रुपया है। मान लीजिए कुल संपत्ति, मान लीजिए कुल संपत्ति 6 रुपया है। रेशियो में 6 करोड़ भी कह सकते हैं, 6 अरब भी कह सकते हैं। फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कुल संपत्ति 6 रुपया है। कहता है कि उसका आधा अपने पत्नी को दिया, तो पत्नी का उसका आधा दिया, यानी 6 का आधा यानी 3 दिया। चूंकि ये मानी गई चीज़ थी, तो मानी गई हर चीज़ क्या होती है, रेशियो होता है, इसलिए मैंने इसे रेशियो में इंडिकेट किया। उसके बाद कहता है कि जो बच गया, अब बचा 6 में से 3 गया, यानी बचा कितना, 3। ये जो बचता है ना 3, इसका कहता है कि कितना, शेष का 2/3 भाग, इसका 2/3 भाग, इसका 2/3 भाग मतलब 3 गया, यानी 2 रुपया। ये देता है अपने 3 बेटों को, इनका 3 बेटा भी है, 3 बेटा को इन्होंने देते हैं कितना, 2 रुपया। अब जो बच गया शेष अपने 4 पुत्री को देते हैं। पुत्री कितने हैं, 4 हैं। 4 पुत्री को शेष रुपया देता है। देखिए टोटल आप 6 रुपया माने थे, पत्नी को दिया 3 रुपया, 3 गो बेटा को दिया 2 रुपया, तो 3 और 2 5 बट गया, बचा कितना, 1 रुपया। यानी चारों के चारों बेटी को कितना मिला, चारों बेटी को मिलाकर मिला 1 रुपया। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है कि नहीं, एक बार और समझा दे। देखिए कहता है कि एक व्यक्ति अपने आधे संपत्ति अपनी पत्नी को देता है, और उसका 2/3 किसको देता है, हंस रहे हैं जी, आपका भी विवाह होगा तो आधा ले जाएगी, टेंशन नहीं लीजिए। एक व्यक्ति अपने आधे संपत्ति अपनी पत्नी को देता है, शेष का 2/3 यानी 2/3 भाग अपने तीनों बेटों को देते हैं। तो कहिएगा कि सर आधी संपत्ति देता है अपने पत्नी को, तो किसका आधी, टोटल संपत्ति का, और टोटल संपत्ति हमारा पता ही नहीं, तब मानना है। तो आप जितने सवाल में भिन्न है ना पहले उसको लिख लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और मानना ही है तो एक काम करिए, कुछ 100 50 क्यों मान रहे हैं, या x तो एकदम मानबे मत करिए, वो तो क्लास 6 7 का लेवल होता है जहाँ x मानकर बनाते रहते हैं। जब भी मानिए सारा भिन्न लिख दीजिए और हरों का एलसीएम मान लीजिए, यानी लघुत्तम। तब मान लीजिए कि उस व्यक्ति के पास टोटल कितना रुपया है, 6 रुपया। आधा पत्नी को दिया यानी 3 रुपया, आधा पत्नी को दिया यानी 3 रुपया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कहता है कि जो बचा ना उसका 2/3 3 बेटा को देता है, 3 बेटा को देता है 2 रुपया, तो एक बेटा को 2/3 रुपया। ठीक उसी तरह से कहता है कि जो बच गया, तो 3 2 5 है, तो बचा कितना, 1 रुपया देता है अपनी 4 बेटी को। 4 बेटी को मिलाकर कितना रुपया दे रहा है, 1 रुपया, रेशियो में। इस पे ज़्यादा इसको फील मत करिए, ये रेशियो में है। अगर हम यही बात ऐसे बोल दें कि कुल ओकरा भी 6 अरब रुपया था, 3 अरब पत्नी को, 3 बेटा को 2 अरब और 4 पुत्री को 1 अरब। तो अब देखिए कितना बड़ा डाटा बन गया, रेशियो में कुछ भी बोलिए। अब आइए सर हम जरा निश्चित मान ढूंढते हैं, सवाल में कोई निश्चित मान है, जरा ढूंढिए। तो कहिएगा कि सर है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी आधी संपत्ति अपनी पत्नी को, शेष का 2/3 3 बेटों को, ठीक है ये सब तो हो गया, बराबर बराबर दिया। प्रत्येक पुत्री को दिया है कितना, 18,000 रुपया प्रत्येक पुत्री को। प्रत्येक पुत्री को कितना दिया है,
18,000 रुपया यही निश्चित है। तो बताइए यहाँ प्रत्येक पुत्री को कितना दिया है, तो कहिए कि 1 रुपया। अरे गलत, ये 4 पुत्री को दिया है 1 रुपया, तो एक पुत्री को देगा 1/4 रुपया। भाई ये निश्चित मान है एक पुत्री को, तो एक पुत्री को जितना दिया है ये उसका निश्चित मान है, तो रेशियो में तुलना भी किससे होगा, एक पुत्री को जो दिया है, यानी 1/4 से। जो निकालना है गुना करिए। कह रहा है कि प्रत्येक पुत्र का भाग कितना है, यहाँ भी बोल रहा है प्रत्येक पुत्र का। तो कह रहा है कि देखिए जरा, 3 बेटा को दिया है 2 रुपया, तो एक बेटा को देगा 2/3 रुपया। तो प्रत्येक पुत्र का भाग निकालना है, यानी 2/3 से गुना करिए। ये वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, चल जाएगा ना, और 3 से इसको काट दो, 3 छक 18, और ये ऊपर चल जाएगा, 4 दूनिया 8 छक 48,000 रुपया। यही आपका उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है, अमेरिका। आराम से इसे देख लीजिएगा, आराम से। जब भी मानना हो भिन्न में तो हरों का एलसीएम मानिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सारे भिन्न को एक जगह लिख दीजिए, जैसे मैंने ये लिखा, और लिखने के बाद उसको क्या किया, उसका एलसीएम लेकर मान लिया, क्योंकि कुल संपत्ति कुछ तो मानिएगा, और कुछ क्यों मानिएगा, एक्स तो कभी मानिए मत, मानने से आप ही को घाटा होगा, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। अब देखिए हमने 6 नहीं माने रहते, तो देखिए 2 से 6 माने तब ना, 2 से भी आराम से कट गया, 3 से भी आराम से कट गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। वीडियो को पहले पॉज करिए, रोकिए, इसे देखिए, समझिए, और फिर मैं आपको उत्तर बताता ही हूँ। शानदार क्वेश्चन है, टाइम लीजिए। इसको दिख नहीं रहा, थोड़ा छोटा कर दें। लिखिए इसे। उम्मीद है आपने इसे ट्राई किया है। अब मैं आपको बताता हूं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। देखिए क्वेश्चन ये है कि 7200 रुपया है। एक व्यक्ति के पास कितना रुपया है, 7200 रुपया, कि 72,000 है, 72,000 है। इसको ए, बी और सी और डी के बीच में बांटा है। कैसे बांटा है, देखिए ए तथा सी को, दोनों को जोड़कर बोला है, ए तथा सी को बी तथा सी का 3/2 भाग मिलता है। देखो गुना या भाग शब्द, पहला चीज को दूसरे चीज का इतना गुना मिलता है, इतना भाग मिलता है। इतने ही सेंटेंस से क्लियर हो गया कि यहाँ रेशियो लिखा है। फिर आगे बोलता है बी को डी का 5/4 भाग मिलता है। यहाँ भी गुना या भाग शब्द का जिक्र है, यहाँ से भी रेशियो लिखाएगा। ए को सी का 3 गुना मिलता है, यहाँ गुना भाग शब्द का जिक्र है, यहाँ भी रेशियो लिखाएगा। तो पहले आप लिख लीजिए, यही तो समझना है। कहीं भी आपको देखकर नहीं लगेगा कि रेशियो, ऐसा नहीं कि रेशियो आपको दे देगा कि चलिए रेशियो है, आपको पढ़कर समझना होगा कि यहाँ रेशियो लिखाएगा कि नहीं। तो कह रहा कि ए तथा सी को एक साथ, ए तथा सी को एक साथ, ए तथा सी को एक साथ बी और सी का, या बी तथा सी का 3/2 भाग मिलता है। तो का या से किसके साथ लगा है, बी तथा सी के साथ। तो इसके लिए कौन सा मान होगा, हर वाला, और हर में क्या है, 2 है। तो ए तथा सी को कितना मिलेगा, 3। रेशियो देखे, 2 ही के बीच संबंध बता रहा है ना। रेशियो 4 टर्म यहाँ दिया हुआ है, ए बी सी, डी भी दिया हुआ है ना। ए तथा सी को एक साथ, यहाँ डी होना चाहिए। देखिए तो क्वेश्चन में एरर है क्या, क्वेश्चन में एरर है ना, यहाँ डी होना चाहिए। लिखने में प्रिंटिंग एरर हो गया, यहाँ डी है। अब सही है। कह रहा है कि ए 72,000 रुपया को ए बी सी तथा डी के बीच इस तरह बांटा गया कि ए तथा सी को एक साथ, यानी ए प्लस सी, बी तथा डी को जो एक साथ मिला है, बी तथा डी का 3/2 भाग मिलता है। तो का या से किसके साथ लगा है, बी प्लस डी के साथ। तो इसके लिए कौन सा मान होगा, 2 रुपया अगर इसे मिलता है तो ए तथा सी को कितना, 3 रुपये। ये सर हमें समझ में आ रहा है, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेशियो आप इतना अच्छे से समझा चुके हैं। आगे बोलते हैं,
बी को डी का 5/4 भाग मिलता है। यहाँ भी आप रेशियो लिख सकते हैं इन्हीं दो राशियों के बीच, और वो दो राशि कौन है, बी और डी। कह रहा कि बी को डी का 5/4 भाग मिलता है, तो का या से किसके साथ लगा है, डी के साथ। डी के लिए मान कौन सा होगा, हर वाला यानी 4, तो बी को कितना मिलेगा 5। और आगे बढ़ते हैं, ए को सी का 3 गुना मिलता है, ए को सी का 3 गुना मिलता है। यहाँ भी ए और सी के बीच हम रेशियो लिख सकते हैं। का या से शब्द का जिक्र किसके साथ है, सी के साथ। इसके लिए कौन सा मान होगा, हर वाला। 3 गुना मतलब 3/1, 3 गुना का मतलब हो गया 3/1, यानी अगर सी को 1 रुपया मिलेगा तो ए को मिलेगा कितना, 3 रुपये। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कुछ नहीं है, केवल और केवल मैंने रेशियो लिखा है। समझ में आया, केवल और केवल मैंने रेशियो लिखा है। अब आपको कहता है तो बताइए कि बी को मिलने वाली राशि क्या है। तो एक बच्चे ने कहा कि देखिए सर 72,000 टोटल रुपया था ना, अरे बोलिए हाँ था। तो 72,000 रुपया को किसके किसके बीच में बांटा है, ए बी सी और डी के बीच में। यहाँ देखिए ए को दिया है 3 रुपया, बी को दिया है 5 रुपया, तो 5 3 8, सी को दिया है 1 रुपया, तो 5 3 8 1 9 और 9 4 13 रुपया। जो निकालना है गुना करिए। आप कहिएगा बताइए बी को कितना मिला, तो बी को 5। ऐसा अगर गलती करिएगा ना तो आप मोट प्लेट की श्रेणी में आ जाइएगा। अरे भाई ये दो अलग अलग घर हैं, ये अलग घर है, ये अलग घर है, आप ऐसे तुलना नहीं कर सकते हैं। दोनों को मिलाकर आपको पहले लिखना होगा, इसमें दोनों को पहले क्या करना होगा, आपको मिलाकर लिखना होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये दोनों को मिलाकर आप कैसे लिखिएगा, तो सर ए बी सी और डी, इन दोनों को मिलाकर आप बताइए कैसे लिखिएगा, बताइए कोई बता सकता है। करा कि इसमें क्या है सर, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 1 और डी का वैल्यू 4 लिख दिए। ये तब भी गलत है, अभी भी आप गलत ही हैं। क्यों, क्योंकि रेशियो दो घर, इन दोनों घर को मिलाकर अगर आपको लिखना है तो दोनों में कॉमन होना चाहिए ना। अरे अगुआ, अब अगुआ इसमें कौन है, यहाँ बी है, डी और यहाँ ए और सी है, दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं, तो फिर आप ऐसे कैसे रेशियो लिख दिए, ये भी गलत है। तब कैसे बनाएंगे बताइए। ये आप लिख लिए ना, मैं इसे मिटा रहा हूँ ये वाला पोर्शन को जो आप गलती करते हैं नॉर्मली। बताइए कैसे बनेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। सर 72,000 रुपये को ए बी सी डी में बांटा है, ये सत्य है। 72,000 रुपये को ए बी सी डी यानी चारों के बीच बांटा गया है। हम वैसे नहीं कर सकते हैं जो अभी आपने करके और गलत करके दिखाएं। लेकिन देखिए ये बता है ना कि ए तथा सी को मिलाकर दिया है 3 रुपया और बी और डी को मिलाकर दिया है 2 रुपया। तो टोटल अगर देखिए तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी टोटल रुपया रेशियो में कितना दिया है, 5 रुपया। यहाँ भी तो टोटल रुपया है, टोटल का तुलना टोटल से हो जाएगा। अरे बोलिए हाँ। मान किसका निकलेगा सर, चूंकि तुलना इस घर से हुआ है तो मान भी इसी घर का ना निकलेगा। तो आप कोई भी निकाल लीजिए, जैसे आप मान लीजिए 2 से गुना करिएगा, तो जब ये 2 से गुना करिएगा तो ये जो वैल्यू आया ये क्या आया, ये आया b प्लस डी का मान। ये वैल्यू किसका आया, b प्लस डी का मान आया। ये मान आया लेकिन किसका, b प्लस डी का। अब ये b प्लस डी का निश्चित मान आ गया। और अभी आपने रेशियो में बताए थे b और d में एक रेशियो था। क्या रेशियो था कि b को d का 5/4 भाग मिलता है, यानी d को यदि 4 मिलता है तो b को 5 मिलता है। निश्चित में देखिए b प्लस डी को कितना मिलता है, ये अभी इसको काटना है, आप काट लीजिए, लेकिन मैं काट नहीं रहा हूँ, सीधा सीधी बता रहा हूँ कि b प्लस डी को इतना मिलता है कि नहीं। 72,000 टोटल रुपया था, 72,000 टोटल रुपया को ए बी सी डी चारों के बीच में बांटा गया। यहाँ टोटल कितना बांटा गया ए बी सी डी में, 5 रुपया। तो तुलना अगर इस घर से किए हो तो मान भी इसी घर का निकलेगा। ऐसा नहीं कि 5 से गुना कर दोगे डायरेक्ट, तुलना जिस घर से करते हैं मान भी उसी घर का निकलता है। तो 2 से सर गुना करेंगे, मान लीजिए 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो ये मान पूरा वैल्यू किसका आएगा, b प्लस
डी का आएगा, ये बी प्लस डी का मान आ गया। और रेशियो बी और डी का पता है, ये टोटल बी प्लस डी का मान है, तो बी प्लस डी का मान ये निश्चित में है, इसका तुलना रेशियो में किससे होगा? हाँ, बी प्लस डी से, यानी 5 4 9 से। पूछा है बी का मान, तो कितना गुना करोगे? 5 गुना। अब आप काट लीजिए, मैं देखिए अलग दूसरा कलम लेता हूँ, एक बार इसे और जरूर देख लीजिएगा। 9 अट्ठे 72 और 5 से काट दो, काटो ना इसको, कैसे करो? 20 पचे 100 कर दो। तो देखो 8 दूनी 16, और यहाँ कितना जीरो हो जाएगा? 2 जीरो गुने 10, यानी हो जाएगा 16,000। यही आपका उत्तर है, ऑप्शन ए है फॉर अमेरिका। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट्सएप के माध्यम से। इसमें सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। देखिए थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूँ। इसमें है ही क्या, इसमें बस ध्यान रखना है। देखिए कुछ बातें, जैसे देखिए ये कुछ और नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। ये दरअसल ये है 2 के पावर 1.5 और ये क्या है 2 के पावर 0.5। तो आप इसको सॉल्व नहीं करने आता है। अगर x के पावर m हो, ये आप पढ़े होंगे ना, नहीं पढ़े ये सब, x के पावर m बटा x के पावर n, तो क्या हो जाता है? पावर माइनस हो जाता है यदि m का वैल्यू n से बड़ा हो। तो वही है, 1.5 है ऊपर, अब 0.5 है, तो घटा दीजिएगा तो ऊपर कितना बचेगा? 1, और नीचे कुछ नहीं है तो 1, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा? 2.1। इसमें क्या है? 2:1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये बोलता है कि 4 के पावर 3.5 है। देखिए 4 के पावर 3.5 है, और इसको पूछ रहा है कि 2, इधर है अनुपात 2 के पावर 5। ये बोलता है किसके बराबर है? कोई बात नहीं, इसको इसी बेस में बदल दीजिए। ये ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो इससे जुड़ा हुआ रहेगा। यहाँ बेस क्या है? 2, तो इसको बेस 2 में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4, और इसके पावर में लिख देंगे 3.5। लिख सकते हैं कि नहीं? अरे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना 4 को, और उसके पावर हो गया 3.5, यहाँ अनुपात में हो जाएगा 2 के पावर 5। तो यहाँ 2 के पावर कितना हो जाएगा? अगर ब्रैकेट के बाहर अगर कोई टर्म है और इधर टर्म है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? गुना हो जाते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा इसमें जानकारी होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो 3.5 गुने 2, 3.5 7, ये हो जाएगा 2 के पावर 5। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 7 बटा 2 के पावर 5। और अभी बताया कि x के पावर m, मतलब जो पावर यहाँ है, जो बेस यहाँ है, जो बेस यहाँ है, अगर ये पावर इसमें कुछ भी हो तो पावर घट जाता है। 2 के पावर हो जाएगा 7 - 5, यानी 2 के पावर 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1, यानी 4:1। कौन सा ऑप्शन होगा? ए फॉर अमेरिका। सिंपल सा है। इसमें देखिए कुछ छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे ये सब बीजगणित का आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आपको कहीं लिखा हुआ है x के पावर m, नीचे है x के पावर n, तो आप पावर को क्या करिए? घटा सकते हैं। ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि ये जो बेस है ना, अगर ये x है तो वही नीचे होना चाहिए, यानी दोनों समान होना चाहिए, और पावर में कुछ अलग रहेगा। तो आप इस पूरी चीज़ को, इस पूरी प्रक्रिया को आप ऐसा लिख सकते हैं, यानी पावर को घटाकर लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण भी देखते हैं। चलो x के पावर 5 और नीचे होगा x के पावर 2, तो आप इसे लिख सकते हैं x के पावर 5 - 2, यानी x के पावर 3, और नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ही है। ये सब छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, मैं लिखवा दे रहा हूँ केवल जिन बच्चों को दिक्कत है। इसी में एक चीज़ और होता है, देखिए ये फॉर्मूला तब लगता है जब m का मान n से बड़ा हो। और अगर कभी ऐसा हो कि x के पावर m बटा x के पावर n ही हो और नीचे वाला मान बड़ा हो जाए, यानी n का मान m से बड़ा हो जाए, तो आप इसे 1 बटा ऐसे करके लिख देते हैं। बात समझ में आए? ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। जैसे मैं उदाहरण समझा दूँ, मान लो कि x के पावर 5 है और नीचे है x के पावर 7, ठीक है? तो क्या होगा रिजल्ट? तो कहोगे 1 बटा x के पावर, इन दोनों का अंतर ले लीजिए, 7 में से 5 गया 2, ये हो जाएगा 1 बटा x का स्क्वायर। आइए और अच्छे से वेरीफाई करना है तो ऐसे सुनिए,
एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स को 2 बार गुना, एक्स के पावर 5 का मतलब है एक्स को 5 बार गुना करो, 1 2 3 4 5, और नीचे क्या है एक्स के पावर 7 यानी 7 बार गुना करो, 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, जिनमें से देखिए 2 2 4 1 5 गो एक्स इधर भी कट जाएगा, 2 2 4 और 1 5, तो बचा कितना 1 बटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और भी देखिए कुछ बच्चों को दिक्कत होगा तो ये भी लिख लीजिएगा, ये सब जरूरत पड़ता है। अगर x के पावर m हो और गुना x के पावर n हो तो ये पावर जुड़ जाता है। नहीं समझा, उदाहरण देख लो, कई बार तो यूज किए हैं, एक्स स्क्वायर हो और इधर एक्स क्यूब हो तो क्या करेंगे, पावर जुड़ जाएगा, इसे x के पावर 5 लिख सकते हैं, x के पावर m गुने x के पावर n हो तो ये m प्लस n हो जाता है, ये जुड़ जाते हैं। ठीक है, और बताइए, और बाकी बाद में सीखेंगे। एक छोटा सा और यूज होता है, जैसे अगर किसी के भी पावर 0 हो इसका वैल्यू 1 होगा। ये सब छोटी छोटी बातें आपको कम से कम पता होनी चाहिए। एक और जो आप गलती करिएगा कभी कभार कैलकुलेशन में, वो भी देख लीजिए। जैसे देखिए कभी कभार ऐसे होता है a बटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ज़रा बताना तो मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है कि नहीं। क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, अलग अलग भाग लगा दो, a बटा एक्स, a बटा वाई प्लस a बटा जेड, आप ऐसे लिख सकते हैं? कहिएगा कि बिल्कुल नहीं, ये गलत तरीका है। कुछ बच्चे देखते हो अक्सर ये गलती करते हैं, इसे मत करिएगा, इसे छोटी छोटी गलतियां मत करिए। हाँ, ये प्लस माइनस का टर्म यदि ऊपर हो, जैसे ऐसे हो x प्लस वाई प्लस जेड, नीचे डिवाइडेड बाई a है, तो आप इन्हें अलग अलग भाग लगा सकते हैं। यानी आप इसे लिख सकते हैं x बटा a प्लस वाई बटा a प्लस जेड बटा a, ये लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं करिएगा। यानी ऊपर प्लस या माइनस हो जोड़ा हुआ, नीचे अगर कोई सिंगल टर्म है तो अलग अलग भाग लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। x बटा a प्लस वाई बटा a प्लस जेड बटा a, ये मैं देखा था कि कल ही एक लड़का ऐसे कर दिया था, a बटा एक्स प्लस a बटा वाई प्लस a बटा, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए ये बेसिक बात है, आपको छोटी बहुत पता होनी चाहिए। अगला देखते हैं, बनाइए जल्दी इसको। कितना आया? अच्छा, मिलाते हैं, देखते हैं। देखिए कह रहा कि तीन संख्याएं हैं। देखिए तीन संख्या, पहली दूसरी और तीसरी, तीन संख्या आपको दिया गया है। एक मिनट, देखिए आपको तीन संख्या दिया गया है, पहली दूसरी और तीसरी, इसका अनुपात है कितना? 3 4 और 6। शानदार क्वेश्चन है, बनाकर जरा बताइए तो। तीन संख्याएं 3:4:6 के अनुपात में है और उनका गुणनफल है कितना? 1944। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? सर बहुत आसान है, ये जो 1944 है ये तीनों संख्याओं का गुणनफल है। अच्छा एक बात बताओ, ये रेशियो में है कि निश्चित मान में है? निश्चित मान में है, तो 1944 तीनों संख्याओं का गुणनफल है। यहाँ तीनों संख्याओं का गुणनफल का तुलना किससे होगा? रेशियो में गुणनफल से। तो 4 तिहाई 12, 12 छक्का 72, या ऐसे करोगे 24 तिया, यो नहीं आ रहा है, 4 तिया 12 के 2 हासिल 3 6 1 7, 72 ना होगा। अब जो निकालना है गुना करिए। बताइए आपसे क्या पूछ रहा है? सर कह रहा कि ये तीनों संख्याओं का गुणनफल है निश्चित मान में, तो रेशियो में भी तीनों संख्या को गुणनफल कर दिए। जो निकालना है गुना करिए। कहता है कि वो सबसे बड़ी संख्या क्या है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6। यही होगा, आप सॉल्व करिए, यही आंसर होगा। अगर ये आपका आंसर है तो आपसे महामूर्ख कोई नहीं है। सर ऐसे काहे काट दिए? तीन संख्या का गुणनफल निश्चित मान दिया हुआ है, तो गुणनफल का तुलना रेशियो में गुणनफल से करेंगे, कर दिए। जो निकालना है गुना कर दिए, तो गलती कहाँ हुआ? कहे ना बेसिक ज्ञान। अगर आपको ध्यान होता, मैं आपको पढ़ाया हुआ हूँ, मैंने कहा था कि रेशियो के पद को आपस में गुना
नहीं करेंगे। रेशियो के पद को आपस में गुना, रेशियो के पद को आपस में गुना नहीं करेंगे। अगर जब भी करना हो तो दो बातों को मैंने आपको वहाँ बताया था, दो बातों को ध्यान रखने के लिए। पहली बात क्या करके, पहली बात क्या था, हाँ निश्चित करके। आप निश्चित करके बनाइए, एक ही बार में आंसर आएगा। इसलिए अगर ये क्वेश्चन क्लास 6-7 के बच्चों को दीजिएगा ना तो एक ही बार में सही आंसर ला देगा। निश्चित करके बनाइए, निश्चित करके बनाए। पहला तो ये होगा। दूसरा मैंने आपको बताया था, जो मैंने जिक्र किया था कि आगे चलकर बताऊंगा, यूनिट का ध्यान रखें। अब समय आ गया है उस चीज़ को बताने का। यूनिट का ध्यान रखें। सर अब तक की कहानी क्या है? कहानी सिंपल सा ये है मेरे दोस्त कि आपसे कहा ना कि 3 संख्याएं हैं, समझिए, जो 3, 4, 6 के अनुपात में है और उनका गुणनफल है 1944। तो सर ये तीनों संख्याओं का निश्चित मान है ना गुणनफल का 1944? बिल्कुल है। तो तीनों संख्याओं का गुणनफल है 1944। तो रेशियो में तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया? 72। गुणनफल का तुलना रेशियो में गुणनफल से कर दिए, जो निकालना है गुना कर दिए। आपने गलती क्या किया वो मैं आपको समझाता हूँ। इस तरह से अगर आपको बनाना है ना तो भी आप बना सकते हैं, बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, उसका नाम है यूनिट। इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप केवल यूनिट का ध्यान रखिएगा तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपको ऐसे करके लिखकर ही बनाना है तो यूनिट का ध्यान रखिएगा, और नहीं तो केवल ये बात भी अगर आपको पता रहता तो आप आंसर निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए क्या कर रहे हैं आप, 6 गुने 4 गुने 3 किए, क्या किए आप? रेशियो के टर्म को आपस में गुना किए। और हमने बताया था ना कि रेशियो के टर्म को आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग कर सकते हैं, बाहर से किसी टर्म से गुना कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आपस में गुना नहीं करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा? निश्चित करके बनाना होगा। तो देखिए मैं इसी क्वेश्चन को आपको बताता हूँ निश्चित करके। और बिना निश्चित करके बनाए हुए, मतलब डायरेक्ट अगर हम ऐसे बनाना चाहे तो कुछ छोटी बात का ध्यान रखिए, बस बन जाएगा। जैसे देखिए मैं फिर से, आप इसको लिख लीजिए, मैं फिर से इसको बना रहा हूँ। लिख लिए? अब चलिए देखिए, ज़्यादातर डाउट इसी पर होगा। यही एक क्वेश्चन है जिस पे आपको थोड़ा सा दिक्कत करता है, और वो भी इसलिए क्योंकि ज़्यादा पढ़ने के कारण, और कोई कारण नहीं है। वही क्लास 6-7 के बच्चा तुरंत बना देगा ये, क्योंकि उसको पता है ना कि जब भी रेशियो को गुना करना हो ना तो निश्चित करके बना दीजिए। देखिए वो कैसे बनाएगा। पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है कि सर देखिए 3 संख्या पहला, दूसरा, तीसरा है ना, और तीनों को गुना करने के बाहर ही आ रहा है, तो पहले निश्चित कर लीजिए। तो 3x हो गया, x से गुना करके निश्चित करते हैं, ये 4x हो गया, ये 6x हो गया। ये तीनों संख्या निश्चित हो गए। अब कहता है कि इन तीनों संख्या का गुणनफल बताइए कितना होगा। तो 6 चौका 24 दिया 72, और x को 3 बार गुना किए हैं तो x3। सर 72x3 हमारे अनुसार इन तीनों संख्याओं का गुणनफल होगा 72x3। सवाल के अनुसार कितना कह रहा है? 1944। सवाल के अनुसार कह रहा है कि 1944। यहाँ से आप x3 का मान निकाल सकते हैं, 1944/72 कितना आएगा? 27। देख लेना, अगर ये 27 आता है तो x का मान होता है क्यूब रूट 27, यानी कितना? 3। और अगर x का मान 3 है तो आपसे पूछा कि सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6x, यानी 6 गुने 3 यानी कितना होना चाहिए? 18। ये बातें आपको बता देता है कौन? क्लास 6 लेवल ही। आप इसे लिख लीजिए। ये तो पहला तरीका हुआ। अब मैं इसी में आपका दूसरा तरीका बताता हूं। देखिए दूसरा तरीका सिर्फ लिखने भर का अंतर है, क्योंकि हमारी आदत है ना, हमने आदत बना लिया है कि प्रश्न में कोई ना कोई निश्चित मान हो, उसको ढूंढो, और वो जैसे स्वभाव का हो वैसे से तुलना करो, और जो निकालना है गुना करो। एकमात्र ऐसा सवाल है जहां फंस सकते हैं, वो यही था। अगर ये याद रहा कि नहीं हम इसको x करके बनाएंगे तो ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि देखिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर डायरेक्ट आपको करना है तो केवल यूनिट का ध्यान रखिए, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या,
इसके बीच आपका अनुपात दिया है कितना, 3:4:6। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं सर, ये तो सवाल कर रहे हैं। इन तीनों संख्याओं का गुणनफल सवाल कहता है कि 1944 है, ये निश्चित है। तो आप कहें कि रेशियो में गुना करते हैं, सर 1 मिनट, रेशियो के टर्म को आपस में गुना नहीं कर सकते हैं, हमें उसे निश्चित करके बनाना होगा। उससे तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि हमें आदत है, हम चाहते हैं कि नहीं हम गुना ही करें, तो यूनिट का ध्यान रखकर हम सीधा कर सकते हैं। जैसे गुना कर दीजिए, 24×72, कोई दिक्कत है? जो निकालना है गुना करिए, सबसे बड़ी संख्या तो 6 से गुना। अभी तो हमने किया था, आप इसको गलत काटे थे, क्योंकि सुनिए, ये जब तीनों संख्याओं को आप गुना किए ना, तो इसको 3 बार गुना किए। अगर ये x होता तो x गुने x किए कितना, x³, यानी इसका यूनिट जो होगा वो पावर 3 है। इसका यूनिट कितना है, पावर 3, और इसमें गुना किससे कर रहे हैं, x से, यानी पावर 1 वाला से। तो ज़रा बताइए, यूनिट कभी समान दिख रहा है? यहाँ पावर 3 वाला यूनिट है और यहाँ पावर 1 वाला यूनिट है। इसलिए क्या करिएगा, अगर आपको ऐसे ही बनाना है, आपका मन है कि नहीं हमको ऐसे ही बनाना, क्योंकि जहाँ 100 क्वेश्चन में 98 क्वेश्चन इसी तरीके से हम बना रहे हैं, तो ये 2 क्वेश्चन में गलती हो सकता है। तो या तो x से करके बना लीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, लेकिन अगर आपको ऐसे ही बनाना है तो कुछ बात को केवल ध्यान रख लीजिए। क्या? तो देखिए, ये 72 जान रहे हैं कि अगर यहाँ x होता है, यहाँ x होता है, x होता तो तीनों को गुना करते तो क्या होता है, x³, यानी इसका जो यूनिट है ये पावर कितना है, 3 है, और इसका यूनिट कितना होगा, x से 6x, यानी x से गुना कर रहे हैं, यानी इसका यूनिट हो गया पावर 1। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो पावर 3 को पावर 1 में ले जाइए क्यूब रूट करके, या पावर 1 को पावर 3 में ले जाइए क्यूब करके। नहीं समझे? फिर से बताता हूँ, पावर 3 को पावर 1 में ले आइए क्या करके, क्यूब रूट करके, या फिर पावर 1 को पावर 3 बनाइए, कैसे करके, क्यूब करके। तो क्या करिएगा जरा सुनिए। सर हम इसको क्यूब कर देते हैं, तो जब इसको क्यूब कर दीजिएगा ना मेरे दोस्त, तो ये जो संख्या 6 था, बड़ी संख्या जो 6 थी, वो 6 से क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा। जबकि बड़ी संख्या रेशियो में कितना दिखना चाहिए, 6 ही दिखना चाहिए, और जबकि यहाँ पर 6 का क्यूब 216 अगर गुना करते हैं तो फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्न ही गलत हो जाएगा। आपसे पूछा कि सबसे बड़ी संख्या था, रेशियो में वो 6 है, यहाँ 6 ही होना चाहिए। यानी कभी भी अगर आपको समझना है तो याद रखिएगा कि इसमें बदलाव नहीं होता है, इसमें नो चेंज, यहाँ कभी बदलाव मत करिएगा। अगर ये पावर 3 है, अगर ये पावर 1 है, तो जो आप गुना कर रहे हैं ना, इसमें कभी बदलाव मत करिएगा, इसको इसके अनुसार बदलाव कर दीजिएगा। सर बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, कुछ बड़ी बातें नहीं हैं। अगर 2 बार इस बातों को आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा तो फिर आप देखिए इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। सर 1944 तीनों संख्याओं का गुणनफल था, यहाँ रेशियो में तीनों संख्याओं का गुणनफल 72 है। बोला सबसे बड़ी संख्या, हमको पता है कि अगर 3 संख्या का गुणनफल है, अगर ये x होता तो x ये भी x होता, गुना करने के बाद ये होता पावर 3 यूनिट, ये होता पावर 1 यूनिट। तो या तो पावर 3 को पावर 1 बनाइए या पावर 1 को पावर 3। तो हम जानते हैं कि इसको चेंज नहीं करते हैं, तो एक चेंज कर दीजिए। तब पावर 3 को पावर 1 कैसे बनाएंगे, बस खाली इसको क्यूब रूट ले लीजिए, और यही हो गया 27 का क्यूब रूट 3, और यहाँ 6, यानी हो गया 18। तो आपका देखिए कहाँ x मान कर उतना बड़ा करना है और कहाँ इतना ही में कर सकते हैं। ये तो मुझे समझाना था, तब ना इतना बोल रहा हूँ। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन में वेरिफिकेशन कर लेते हैं, और यही आपका शायद लास्ट होगा बेसिक का, यही लास्ट है। बनाइए इस क्वेश्चन को तो ज़रा, अंत भला तो सब भला। ये बेसिक होगा ख़त्म, रेशियो नहीं, अभी रेशियो में 250 से ऊपर क्वेश्चन बचे हुए हैं। बताइए, कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 68 है, ठीक है, 68 है। यदि पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात, व्हाइट पेन लेते हैं, यदि पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात, यदि पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3। यदि पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात है 2:3, और दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात, और दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात है 5:3। तो सबसे पहली बात तो ये अलग घर है और ये अलग घर है। पहले इन दोनों को मिलाकर लिखिए,
और तब लिखेंगे जब बीच में कोई ना कोई कॉमन होगा। तो देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मिलाकर लिख लीजिए। सर यहाँ 3, आपको तरीका जितने भी पता है उसे करिए। ज़्यादातर बच्चों को देख रहा हूँ कि इस पर कंफर्ट फील करते हैं। मैं तो कई तरीके से बताया हूँ। आप ऐसे लिख लीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा, इसी के बीच आप अनुपात निकाल लीजिए। जिसमें पहला और दूसरी संख्याओं का अनुपात है 2:3, इसके बगल में कुछ नहीं है तो यहाँ 3 लिख दीजिए। दूसरे और तीसरी संख्या का अनुपात है 5:3, यहाँ बगल में कुछ नहीं है तो 5 लिख दीजिए और सीधा सीधा गुना कर दीजिए। 10, 15, 9। बात समझ में आई? दिख रहा है? देखिए इधर दिखेगा, यही मैंने बताया। तो पहला, दूसरा, तीसरी संख्या का अनुपात कितना आ जाएगा? 10:15:9। अब कहता है कि तीनों संख्याओं का योग है 68। तीनों संख्याओं का योग है कितना? 68। ये निश्चित में है। निश्चित में तीनों संख्याओं का योग कितना है? 68। रेशियो में बताइए तीनों संख्याओं का योग कितना है? अरे बताइए, रेशियो में तीनों संख्याओं का योग कितना है? तो अभी तो बताया सर, तीनों संख्याओं का अनुपात कितना निकाला था? ये 10:15:9, यानी 15, 10, 25, 25, 5, 30 और 4, 34। योग का तुलना योग से हो गया, जो निकालना है गुना करिए। बोलता है कि दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या कितना है? 15 से गुना, 34 से 68 हो गया 2 मरते, 15 दूनी 30, बस खत्म। दूसरा क्वेश्चन, ये तो समझ गया कि तीनों संख्याओं का योग है 68। रेशियो में तीनों संख्याओं का योग कितना है? 34। जो निकालना है गुना करिए। कह रहा कि तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? जरा देखिए, गुणनफल बोल रहा है ना, और गुणनफल का मतलब क्या हुआ? रेशियो के टर्म को आपस में गुना कर रहे हैं। तो आप उसको निश्चित करके बनाइए, और नहीं तो डायरेक्ट ऐसे करिए कि तीनों संख्याओं का गुणनफल होगा। सर देखिए मैं बताता हूँ, 10 × 15 × 9। ये पहला लिख लिया है ना, देखिए मैं इसको मिटाता हूँ। तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा तीनों संख्याओं का गुणनफल। अब यूनिट को ध्यान रखना होगा। ये 3x, अगर ये x होता, अगर x होता, ये x होता, तो ये होता पावर कितना? 3। ये पावर 3 होता है, और ये पावर कितना है? 1 है। तब पावर, इसको तो बदलाव करेंगे नहीं, तो पावर 1 को ही क्या कर देंगे? पावर 3 में बदल देंगे। कैसे? बस इसको क्यूब कर दीजिए। और 34 से 68 गया 2 मरते, 2 से क्यूब हो गया 8, और 8 × 10 × 15 × 9 कर लीजिए। कौन होगा? यूनिट डिजिट से अगर देखोगे तो 8×5 = 40, सब तो जीरो ही वाला। 10,800 होगा, देखिए तो यही होगा। 15 ठीक है, देख लीजिए आप आराम से। और इस प्रकार आपका रेशियो का जो आपका जो पार्ट ए है, जिसका मैंने नाम दिया था बेसिक। बेसिक मतलब आधारभूत जानकारी। इसमें मैंने टाइप ए से पढ़ाना स्टार्ट किया था। टाइप ए पढ़ाया, फिर बी पढ़ाया, सी पढ़ाया, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे तक पढ़ाया। और इसके बाद आपका पूरा रेशियो बेसिक क्लियर होगा। आप यकीन मानिए, इतना अगर आप पढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता कि फिर कुछ पढ़ने लायक कुछ बचा भी है, क्योंकि रेशियो में बेसिक में इससे ज़्यादा क्या पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग जो कॉन्सेप्चुअल है, जो सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं, उस पे आएंगे। करना कुछ नहीं रहता है, बस सवाल में निश्चित मान ढूंढिएगा और रेशियो को केवल एडजस्ट करना सिखाएंगे। तुलना करिएगा, जो निकालना है गुना करिएगा, और इस तरह से करके देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर से बड़े बड़े सवाल बेहतरीन करेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद।